आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान और पुस्तक है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आज की इस क्लास में हम अति लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनकी जो शब्द सीमा होती है वो 20 शब्द तक होती है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौदेबाजी सहकारी संघवाद को स्पष्ट कीजिए। यानी सौदेबाजी सहकारी संघवाद क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संघ व्यवस्था के बदलते प्रतिमानों में एक प्रतिमान सौदेबाजी सहकारी संघवाद का है। इससे तात्पर्य यह है कि प्रादेशिक स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति की संभावनाओं व अवसरों के कारण बहुत से दल राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल स्थानीय हितों के जवार पर आसन होकर सौदेबाजी की राजनीति का सहारा लेते हैं। यानी जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए जो स्थानीय पार्टियां हैं उनका सहारा लेने का प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था में यह संभव है कि स्थानीय सरकार संघीय सरकार पर जिस दल का नियंत्रण हो, यानी जिस राष्ट्रीय पार्टी का संघीय सरकार पर नियंत्रण होगा, वो पार्टी उससे भिन्न विभिन्न क्षेत्रीय दलों का या अन्य राज्य दलों का संघीय इकाई में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो जो स्थानीय स्तर की जो पार्टियां हैं उनका भी संघीय जो इकाइयाँ हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि स्थानीय दलों के सहारे ही संघीय पार्टी ने या राष्ट्रीय पार्टी ने संघीय शासन के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। इस प्रकार की परिस्थिति में केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारों में सौदेबाजी की जाती है। यानी एक तरह के दोनों में सौदेबाजी हो जाती है। राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकारें राज्यों का सहयोग सौदेबाजी द्वारा प्राप्त करने का एक प्रयास करना ही क्या कहलाता है? सौदेबाजी सहकारी संघवाद कहलाता है। तो इसका हम सीधा सा अर्थ यह निकाल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो संघीय शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जब उनको ऐसा लगे कि भाई अपने जो राष्ट्रीय दल है वो सत्ता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो स्थानीय जो पार्टियां हैं उनका सहारा लेने का प्रयास करती है। तो इसके बदले में जो स्थानीय जो पार्टियां हैं वो भी एक तरह से क्या करती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां उनसे वो सौदेबाजी करती है। तो यही कहलाता है सौदेबाजी या सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के 4 लक्षण है, लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। गणतंत्र और लोकतंत्र में भेद कीजिए। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्र के सर्वोच्च मुखिया को निर्वाचित होना चाहिए। लोकतंत्र में शासन सत्ता जनता के हाथ में होती है तथा जनता ही शक्ति का स्रोत होती है। भारतीय संघवाद का कौन सा सिद्धांत भारतीय संघ पर लागू होता है? तो सहयोगी संघवाद एवं एकात्मवादी संघवाद का सिद्धांत है भारतीय संघ पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है? यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे कहते हैं? तो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला एक लेख बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। यानी यह लेख न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर यह जारी किया जाता है जो अवैध रूप से बंदी बनाया गया। यानी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो अपने जो गिरफ्तारी है उसको अवैध मानता है या जायज़ नहीं मानता है। न्यायालय के आदेश अनुसार बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निश्चित समय और स्थान पर सशरीर उपस्थित करने की आज्ञा देना और उसके बंदी बनाए गए कारणों पर विचार करना। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय तुरंत निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध। अगर नज़रबंदी अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को पूर्ण मुक्त करने का आदेश देता है। इस तरह अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को यह लेख है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशों के मध्य कोई 2 अंतर लिखिए। मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जबकि नीति निर्देश राज्य के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं।
मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, इन्हें न्यायालय का संरक्षण मिला हुआ है, जबकि नीति तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इनके पीछे जनमत का बल है और नैतिक शक्ति होती है। कहने का मतलब है कि यदि निर्देश तत्वों को यदि सरकार नहीं मानती है तो न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि अपनी इच्छा से ही जो तत्व हैं उनको मानती है सरकार और लागू करती है, क्योंकि उसकी वजह जनमत की शक्ति होती है या नैतिक दृष्टि से ये सही होते हैं, इसलिए सरकार इनको मानती है। नीति तत्वों के कोई दो महत्व लिखिए। तो राज्य के नीति तत्व कल्याणकारी राज्य के संस्थापक होते हैं। राज्य के नीति तत्व ऊंचे नैतिक आदर्शों की स्थापना करते हैं। तो ये दो प्रमुख महत्व हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किन स्वतंत्रताओं का उपबंधित किया गया है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में भ्रमण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये प्रमुख से रूप से 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का इसमें उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है और वे कौन कौन से? तो मूल अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसी अधिकार के तहत बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की ये गारंटी प्रदान करता है। संपत्ति के अधिकार को कब संविधान से मौलिक अधिकार श्रेणी से अलग किया गया? तो 1979 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग किया गया। नीति निर्देश तत्वों के 3 प्रमुख प्रकार या आधार लिखिए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये सहायता प्रदान करते हैं। गांधी जी के विचारों के समर्थक राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ा देने वाले राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इन 3 प्रमुख ये आधार हैं जिनके कारण राज्य है वो इन तत्वों को लागू करना चाहती है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली याचिकाओं के नाम लिखिए। यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो कौन कौन से रिट या याचिका जारी कर सकता है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। यानी इतनी प्रकार की जो न्यायालय है वो आदेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रमुख नीति तत्व क्या है? यानी किसको कहते हैं नीति निर्देश तत्व? तो राज्य के नीति तत्व राज्य के लिए दिशा निर्देश है तथा पथ प्रदर्शक हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को लगातार प्रयास करने चाहिए। यानी राज्य को क्या करना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए? तो एक तरह से ये जो तत्व हैं ये दिशा निर्देश के रूप में राज्य के लिए काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वे कब शामिल किए गए हैं? तो 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 1970 में शामिल किए गए हैं और अब तक कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है। अध्यादेश से क्या तात्पर्य है? तो जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तब मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी कानून से संबंधित आदेश जारी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। यानी जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति है किसी कानून से संबंधित आदेश जारी करता है, उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। इस अध्यादेश को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता में प्रभाव प्राप्त होता है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किन अनुच्छेदों में की गई है? तो जो मौलिक अधिकार हैं उनकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक में। राज्य के नीति तत्व संविधान के किस भाग में समावेश किए गए हैं? तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारत में नीति तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं?
यानी भारत के अंदर का जो नीति के निर्देशक हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यानी भारत में नीति निर्देशत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है भारत वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो ये थे आज की क्लास में हमारे अति लघुतम प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण।